तो वर्तमान समय हमारे विकास का समय है। जितने क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं, खाना पीना में हमारा विकास होगा, क्या खाएं कि हमारा अस्तित्व बना रहे, कितना खाएं, कब कब खाएं, इस सब के लिए ज्ञान बढ़ रहा है। हम नहाएं कैसे, पानी कितना पिए, गर्म पिए कि ठंडा पिए, क्यों पिए, कपड़ा कैसे पहने, क्यों ऐसा पहने, कैसे रहें हम, कमरे में खिड़की हो कि न हो, एयर कंडीशन हो कि न हो, कूलर पंखे हो कि न हो, इस संबंधित ज्ञान बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हर दिशा में ज्ञान बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी, मेडिकल, सभी क्षेत्रों में। तो वर्तमान समय जो द्वापर युग है, ये विकास का समय है। जब ज्ञान बढ़ रहा है तो सही गलत पता चलता है। पहले जिसको सही मानते थे आज लगता है अधूरा है। पहले जिसको बहुत अच्छा मानते थे आज लगता है अधूरा है। ये सब चीज़ अब आसानी से हो रहा है। पॉलिटिकल फील्ड में, राजनीति में, शिक्षा क्षेत्र में, सब जगह क्या परिवर्तन हो, चिंतन करने लगे हैं। जिससे दिमाग से ये हट जाए कि कलिकाल है ये। अगर इसको नहीं हटा रहे हैं तो इसका मतलब कि आप इस सद्ग्रंथ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। फिर गारंटी नहीं है कि अपने अस्तित्व को बनाए रखेंगे। द्वापर युग में दो चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा। एक हमारी चिंतन शक्ति बढ़ती है। अब अच्छे अच्छे लेख निकलेंगे, ऐसी कविताएं होंगी, ऐसा लेख होगा जिसको पढ़ने से, सुनने से हमारे अस्तित्व की रक्षा होने में सहयोग मिलेगा। ये सब हो रहा है। तो ये सब चीज़ें द्वापर युग के कारण हो रहा है। तो ये सब चीज़ें चिंतन की क्रिया बड़ी, छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा चिंतन कर रहे हैं। सही गलत क्या है उनको पता चल रहा है। तो जब द्वापर युग मान लेंगे तब हम ये सब भी मानना पड़ेगा, इसमें जो लिखा हुआ है। तो द्वापर युग का लक्षण ये है कि हमारा चिंतन भी बढ़ेगा, सही गलत क्या है आसानी से पता चलेगा, और प्रत्येक व्यक्ति के महत्व को बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक आदमी जो कह दिया सब मान लिया। इंडिविजुअलिटी, प्रत्येक व्यक्ति की महत्ता बढ़ेगी, प्रत्येक रचना का महत्व बढ़ेगा, प्रत्येक पेड़ पौधों का महत्व बढ़ेगा, सबके बारे में जानकारी सबको बढ़ेगी। प्रत्येक जीव जंतु क्या है, बैक्टीरिया वायरस क्या है, इन सब का महत्व बढ़ेगा। ये द्वापर युग की पहचान है कि हर दिशा में जागरूकता बढ़ेगी, हर दिशा में अनुसंधान बढ़ेगा। उसका लक्ष्य होगा कि अपने अस्तित्व की रक्षा हम कैसे करें। और दूसरी चीज़, प्रत्येक रचना का महत्व बढ़ेगा। कल काल में क्या था, घर में एक आदमी जो कह दे सब मान लेंगे। कभी कभी 100 गांव में, 100 टाउन एरिया में, 100-200 किलोमीटर के अंतर्गत एक आदमी का नियम चलता था। अब ऐसा नहीं। द्वापर युग में सबका सुनना पड़ेगा और सबके अनुसार नियम बनाना पड़ेगा। इस युग की पहचान है ये। तो जो समझते हैं कि हमारी ही चले, आपकी न सुनी जाए, तो कहते हैं अत्याचार बढ़ रहा है। जो ये कहते नहीं सबकी सुनिए, सबकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसको देखिए, समझिए, उसके अनुसार उसकी सेवा करिए, ये है द्वापर युग की पहचान। इस आश्रम में जितने लोग रह रहे हैं, अगर किसी की आप अवहेलना करते हैं, किसी को छोटा कहते हैं, चाहे जाति के नाम पर या शरीर के आकार प्रकार के नाम पर, या धनी या गरीब है इसके आधार पर, या क्षेत्र के आधार पर, तो याद रखिएगा फिर इस युग के अनुसार नहीं रह रहे। तो द्वापर युग का पहला नियम है कि सभी इम्पोर्टेंस है, सभी महत्वपूर्ण हैं और सभी की सेवा करनी है। सबकी सेवा करने के लिए सबकी आवश्यकताएं क्या है समझना पड़ेगा। उनकी आवश्यकताओं को कैसे समझेंगे, जब उनके प्रति आपका सम्मान होगा, उनको इग्नोर न करिए किसी को। ये है द्वापर युग की महिमा। इस दिशा में आगे बढ़िए। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए
स्वामी तीसरे गिरी स्पष्ट तरीके से लिखते हैं कि पहले कान को आइए, सबसे पहले कान इंद्री ये सक्रिय होती है। जब हम जन्म लेते हैं तो हम रोते हैं, रो करके अपनी ही आवाज़ सुनते हैं, फिर कान हमारी आवाज़ सुनने लगते हैं, धीरे धीरे अन्य इंद्रियां भी विकसित होने लगती हैं। तो जो सुनने का काम है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो बाहर की चीज़ों को सुनने में राग द्वेष बहुत होता है, तो इसलिए कान बंद करके जब हम सुनते हैं और उसको सुनते हुए एक एक अंगों में एकाग्रता बढ़ाइए। सभी अंगों का महत्व बहुत अधिक है, चाहे नाखून हो या कोई छोटा अंग हो, जैसे हाथ है जिसको लिटिल फिंगर छोटी फिंगर कहते हैं, अंगूठा है ये 4 अंगुलियां एक अंगूठा है, ऐसे पैर में है, ऐसे एक एक अंग है, सभी का महत्व बराबर है। तो कान बंद करते हुए उस आवाज़ को सुनते हुए या बिना कान बंद किए जो आवाज़ सुनते हैं उसको सुनते हुए एक एक अंग में एकाग्रता बढ़ाइए, कड़ा करिए, ढीला करिए। जब कान बंद करके सभी आवाज़ों को हम सुन करके उस आवाज़ का सम्मान करते हैं, तब याद रखिए कि किसी आवाज़ को हम कहते अच्छा है कोई अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। कान बंद किए तो कोई घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ी, बहुत अच्छी है। कान बंद करने के बाद कोई समुद्र की लहरों की तरह आवाज़, ये ज़्यादा अच्छी है। हमको तो ओम सुनाई पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। हम इन सब चीज़ों में ना आए कि ओम सुनाई पड़ रहा, कि ये सुनाई पड़ रहा, कि वो सुनाई पड़ रहा है। कान बंद करके जितने तरह की आवाज़ें हैं सबका बराबर सम्मान करिए। उसी के साथ साथ आँख बंद करके माथे के सामने जो देखते हैं, जितने प्रकार के रंग बिरंगी चीज़ें दिखती हैं, सभी का महत्व बराबर है। तो माथे के सामने देखते हुए आँख बंद करके, कान बंद करके सुनते हुए या बिना बंद किए अगर सुनाई पड़ता है, शरीर से लेकर के सिर से पैर की उंगली तक एक एक अंग को कड़ा करिए, ढीला करिए। और कड़ा ढीला करने पर जो अनुभव हो उसका बहुत इम्पोर्टेंस दीजिए। कड़ापन कितने तरह से करेंगे, जितने तरीके से कर सकिए, लेकिन कड़ापन उतना ही करिए जो अच्छा लगे, ये शर्त है। जितना महत्व ढीलेपन का उतना ही महत्व कड़ेपन का। ढीलापन कितने तरह का है इसकी कोई सीमा नहीं, कड़ापन कितने तरह का है कोई सीमा नहीं। यहीं से शुरू होता है स्वरूप में एकाग्रता, और जब स्वरूप में एकाग्र होकर के इसको स्वीकार करने लगी तो आपको ज्ञान आने लगेगा कि सिर से पैर की अंगुली तक ये जो रचना है इसके अस्तित्व की रक्षा कैसे करें।